नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के आंसर की हमारे पास सेट डी उपलब्ध है और पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जो व्यय है उसमें व्यय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है डी। फिलिप्स वक्र का संचलन इस प्रकार होता है कि बेरोजगारी गिरती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल देगा। हम जानते हैं कि कॉब डगलस जो उत्पादन फलन है स्थिर पैमाने के प्रतिफल होते हैं और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इसका सूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर है सी। तीसरा प्रश्न है हेक्सर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का क्या कारण है। तो हम जानते हैं कि साधन संपन्नता में अंतर फैक्टर एंडोमेंट जो है वो विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक कारण है। तो इसका सही उत्तर है बी। चौथा प्रश्न है इसमें फार्मूला दिया गया है, रिलेशन है मोड मीडियन और मीन में। तो इसका सही उत्तर है z बराबर 3m-2x बार, यानी बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो इसका सही उत्तर है सी। पांचवा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। रॉबिन्सन चयन की समस्या। तो इसमें इसका सही उत्तर है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वैकल्पिक उपयोग होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। छठा प्रश्न है कि सैमुल्सन व्यापार चक्र मॉडल में किस स्थिति में नियमित व्यापार चक्र प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है अल्फा इज इक्वल टू 0.5। गुणक का मान जो है वो 0.5 होना चाहिए और बीटा का मान 2 होना चाहिए। यानी जब ये स्थिति होगी तो नियमित व्यापार चक्र पाए जाएंगे। सातवां प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध स्थापित करता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध जो है वो फिलिप्स वक्र स्थापित करता। तो इसका सही उत्तर है सातवें का बी। आठवां है पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात अथवा जोखिम भारित पर संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है ए कुल पूंजी फंड बटे जोखिम भारित पर संपत्तियां गुणा 100। तो इसका आठवें का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9वां है निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो हम जानते हैं कि आर्थिक व्यक्ति आर्थिक स्थिरता रोजगार के स्तर को अधिकतम करना ये राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। नहीं है डी वित्तीय संस्थाओं का नियमन। वित्तीय संस्थाओं का नियमन राजकोषीय नीति में नहीं शामिल है। विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो इसका सही उत्तर है पॉल एम स्यूजी। तो सही उत्तर है सी। 11वां है कि जनांकीय संक्रमण का अभिप्राय क्या है। तो इसमें उच्च जन्म दर जो संक्रमण जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो वहां से प्रारंभ होता है और कहां स्थितियां ले जानी है हमको कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि वह बजट जिसमें कर आय टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि क्रिशिल इकरा और सिबिल क्या है। तो हम जानते हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए क्या सत्य नहीं है।
कार्ब डगलस का जो सूत्र है उसमें इसमें जो सही गलत है उसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक डी। 15वां है कि प्रशुल्क एक विधि नहीं है। प्रशुल्क हम जानते हैं टैरिफ किसके लिए है, तो भुगतान संतुलन के लिए नहीं है, संरक्षण के लिए है, आयातों को कम करने के लिए है, विनिमय दर को स्थिरीकरण करने के लिए है। तो भुगतान संतुलन की ये रीति नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ए। 16वां है कि वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। तो मुफ्त मकान, मुफ्त चिकित्सा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा या फैक्ट्री के अंदर वर्करों को मुफ्त भोजन या सब्सिडाइज भोजन, तो ये सभी जो है इसका सही उत्तर है डी। और 17वां है कि मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया। तो वाकर ने अवशेष अधिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका सही उत्तर है 17 का डी। इसी प्रकार से 18वां प्रश्न है, तो इसमें न्यूनतम लागत संयोग को कौन सा सूत्र जो है PL/PK = MRS/MRTS, तो इसमें तीनों जो हैं ये सही हैं, तो इसका सही उत्तर है 18 का डी। 19वां है किसी भी वस्तु को गिफिन वस्तु कब कहा जाएगा। तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में ये कहा जाता है कि आय प्रभाव ऋणात्मक और ये प्रतिस्थापन ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक सबल, इस कारण से ये गिफिन वस्तु है, तो इसका सही उत्तर है डी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर VKRB राव किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं कि VKRB राव ने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अपना काम किया है, तो सही उत्तर है सी। 21वां है कि मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य नहीं है, तो मुद्रा की तटस्थता, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, गतिशील संसाधन। तो सही इसका जो है वो है ए, मुद्रा की तटस्थता। और बोर्ड की जब की आएगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैनकुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना, और इसका विचार कब आया था। तो 1992 में जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि GCF की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है बी। 23वां है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो ये इसका सही उत्तर है सी, तकनीकी परिवर्तन के कारण। 24वां है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। तो ये किसका कथन है। तो ये प्रोफेसर RG हार्ट्रे का कथन है। RG हार्ट्रे ने अपना विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत व्यापार चक्र का दिया था। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात इसका उत्तर है 25 का ए। अगला प्रश्न है कि कीन्स ने स्फीतिक अंतराल जो है इसकी किस पुस्तक में व्याख्या थी। तो जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में ही इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। 27 है कि कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, सी। 28वां है कि कोई देश अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन के द्वारा सुधार ला सकता है। ये कब ला सकता है। जब आयात और निर्यात की मांग की लोच का योग इकाई से अधिक हो। मार्शल लर्नर सूत्र। तो ए इसका सही उत्तर है। 29वां है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद GNP और NNP के बीच में क्या अंतर है। तो घिसावट व्यय, NNP का सूत्र है GNP माइनस घिसावट व्यय, डिप्रिसिएशन जो है।
तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच। अब एक मांग वक्र अगर है तो उसमें बीच में मांग की लोच इकाई नीचे इकाई से कम, ऊपर इकाई से अधिक। तो इस प्रकार से एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं में मांग की लोच अलग अलग होती, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है, तो इसके एबीसी, इसका सही उत्तर है डी। 32वां है कि एचडीआर में किस वर्ष जेम का प्रयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1995 में। ये दूसरा जो दो नए मानक 1995 में जोड़े गए थे, तो इसमें एक ये मानक जो था ये भी था इसमें। 33वां है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो एलएलएम वक्र जो है दाईं ओर खसक जाएगा, डी। और 34वां है कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक कौन सा नहीं है, तो शिशु मृत्यु दर जो है ये इसका एसडीआई का घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कीमत विभेद केवल तभी संभव है, कब संभव है, जब वस्तुएं समरूप हो। ये तब संभव नहीं होता है क्योंकि वस्तुएं एक समान है। बाजार सरकार के द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रित बाजारों में भी बस कीमत विभेद नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है ए, जब विक्रेता अकेला हो अर्थात एकाधिकार। 36वां है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, तो ताप ऊर्जा का हम लोग जानते हैं कि थर्मल पावर जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत है उसका, तो इसका सही उत्तर है बी, ताप ऊर्जा। और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा ये ताप ऊर्जा से कम है। 37वां है कि भूइष्टिक यानी बहुलक का अनुमान लगाइए। कब अनुमान लगाइए, जब दिया गया है समांतर माद और माध्यिका। अब हम पीछे जाएं प्रश्न में, तो उसमें सूत्र जो दिया गया है प्रश्न नंबर में, प्रश्न नंबर है तुम्हारा 4, तो 4 नंबर प्रश्न में सूत्र दिया गया है z बराबर 3m-2x बार, तो उसके आधार पे जब इसको लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, 18। किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मान लेता है, तो क्रूनो के अल्पाधिकार मॉडल में जो विक्रेता प्रतिद्वंदी होते हैं, विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मान लेते हैं, तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां। हम जानते हैं साख नियंत्रण की 2 प्रकार की विधियां होती हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक विधियां इसमें ऊपर दी गई है। नैतिक दबाव ये गुणात्मक विधि है, उपभोक्ता साख नियमन और प्रचार ये तीनों गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण की कौन सी विधि है, तो जो बच गई है अर्थात डी, बैंक दर, ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। 40 साम्य की कौन सी स्थिति है। साम्य में क्या होता है, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उत्पादक का अधिकतम लाभ होता है। एक फर्म यदि एकल फर्म है तो अधिकतम उत्पादन करती है, तो इस प्रकार से 40वें का है डी। 41 मुद्रास्फीति किसके लिए लाभदायक है, सरकार के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए या निवेशक के लिए, तो इसका सही उत्तर है सी, उत्पादक के लिए, क्योंकि वो अपनी वस्तु की मूल्य बढ़ा लेता है जबकि मजदूरी नहीं बढ़ाता है। मजदूरी वृद्धि की तुलना में कीमत अधिक वृद्धि होती है, इस कारण से मुद्रास्फीति से उत्पादक को सबसे अधिक लाभ होता है इन तीनों में। अगला है कि उपभोग कर लगाने की सिफारिश किसने की थी, तो प्रोफेसर कार्लडार ने कहा था कि उपभोग कर या व्यय कर लगाया जाए, सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किसान कॉल सेंटर की स्थापना की थी, उसका उत्तर है सी। 44वां है कुल आभास लगान बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत अर्थात सी। 44वें का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र विश्लेषण में स्फीति की समस्या को हल करते हैं तो क्या स्थिति होती है।
स्फीति की जब समस्या हल की जाती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। ए। और 46वां है कि लियोनतीफ विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता, तो हेक्सर ओलिन सिद्धांत, अर्थात उत्तर है सी। हेक्सर ओलिन सिद्धांत का विरोधाभास स्पष्ट करता है कौन, लियोनतीफ विरोधाभास। 47वां है कि एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उपभोक्ता की बचत क्या होगी, उपभोक्ता की बचत घट जाती है। क्यों? क्योंकि आयात शुल्क लगने से आयात की जाने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, वस्तुओं को दाम बढ़ जाने के कारण से उपभोक्ता की बचत घट जाती है। 48वां है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत, तो किसने प्रतिपादित किया, तो अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर हैबरलर ने किया था, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, इसमें सूची को सुमेलित करना है। तो पहला है सूची ए में ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, तो हम जानते हैं कि ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर केन्स ने दिया था, तो इसका सही उत्तर है ए से मैच करेगा सेकंड। ब्याज का त्याग सिद्धांत नासिर सीनियर ए, और ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर, और ब्याज का ऑस्ट्रियाई सिद्धांत बोमबर्ग। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। 50वां है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब अस्तित्व में आता है, तो परिवर्तनशील अनुपात का जो प्रारंभिक सिद्धांत है वो कहता है कि एक स्थिर साधन हो, अन्य परिवर्तनशील साधन हो, और परिवर्तनशील साधनों का जो उत्पादकता है वो घट जाए। तो इसमें उत्तर जो है वो है बी, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। 51 में है कि भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो नाबार्ड जो है कृषि पुनर्वित्त की सबसे बड़ी संस्था है, तो इसका सही उत्तर है बी। 52 है कि तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सबसे पहले, अब इसमें इतिहास उसका पूछा है, तो तटस्थ मुद्रा शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेविड ह्यूम ने किया था, किंतु उसके बाद एफ.ए. वान हेयक ने किया था, तो इसका सही उत्तर है बी, हेयक। 53 है कि गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है, तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में सही क्या है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, किंतु इतना प्रभावशाली होता है, प्रबल होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, तो प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव, इसका सही उत्तर है सी। 54 है कि भारत में टेलीकॉम नियामक संस्था कौन सी है, तो ट्राई जो है ए, उसका उत्तर है ए। ट्राई जो है TRAI जो है ये नियामक संस्था है टेलीकॉम इंडस्ट्री की। अगला प्रश्न है कि पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच कैसी होती है, तो इसका उत्तर है डी, निगेटिव, ऋणात्मक। शून्य स्वतंत्र वस्तु के लिए जो वस्तुएं होती हैं शून्य, और स्थानापन्न है तो उनकी धनात्मक होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, तो यहां पर दे दिया गया डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई डी, तो इसका सही उत्तर है ए, 56 का ए। 57 का मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, तो इसमें पेंशनधारी, ऋणदाता, ऋणी, बचतकर्ता, तो सही उत्तर है बी, ऋणी को। आज जो उसने पैसा लिया है उसकी क्रय शक्ति अधिक है, कल उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी जब वो वापस करेगा मूलधन, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है बी। 58 का है यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन U बराबर x1 x2 है, बजट प्रतिबंध P1 x1 प्लस P2 x2 है, तो x1 के लिए मांग फलन, तो इसका सही उत्तर है ए, m/2P1। 59 है कि त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है, त्वरक का जो सूत्र है जो क्लार्क के द्वारा दिया गया तो वो है डेल्टा I/डेल्टा C, और जो हिग्स के द्वारा दिया गया वो डेल्टा I/डेल्टा Y है, किंतु इसमें डेल्टा I/डेल्टा Y कहीं नहीं है, तो ये त्वरक का जो सूत्र है वो है डेल्टा I/डेल्टा C, तो इसका सही उत्तर है डी। 60वां है खुले बाजार की क्रियाओं से संबंध क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय
खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर है सी।